अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में बखैरियत होंगे। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और इससे पहले हमने इनकम फ्रॉम सैलरी कर लिया है और कुछ डेफिनेशंस देख लिए हैं। पहले दिन से ही मैं आपको बता रहा हूँ जी कि हमारे पास इनकम टैक्स में जो इनकम पे टैक्स लगाने के लिए हम जो कैटेगरीज है हमारे पास वो 5 हैं। और इन कैटेगरीज को मैंने बार बार आपको कहा है कि जी आप अपने माइंड में रखें। एक कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में जाके टैक्स नहीं हो सकती। पहली कैटेगरी है इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर उसके बाद है कैपिटल गेन और उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी मुख्तसर से चैप्टर है और अब तो बहुत सिंपल हो गया है। इससे पहले ये काफ़ी तरह टेक्निकल हुआ करता था। खर्चे भी अलाउ हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें खर्चों वाला अलाउ करने वाला कंसेप्ट पिछले साल से ख़त्म हो गया है कि जो आपकी इनकम है इसके अगेंस्ट अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और इनकम किस चीज़ की है? इनकम रही है कि जी के आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी है और अगर आपने वो किराए पे दी हुई है तो उसके ऊपर जो किराया आ रहा है आपको वो बेसिकली इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। अब किराया लेने के लिए अगर आपके पास कोई खर्चे वगैरह भी हो रहे हैं, आपने मुलाजिम रखा हुआ है जो जाके किराए लेके आता है, इस तरह आपकी कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो इस तरह के जो खर्चे थे पहले वो आपको अलाउ हुआ करते थे कलेक्शन चार्जेस के नाम से और इस तरह के। लेकिन अब उन्होंने आस्ते आस्ते कंपनीज़ की तरफ इसको स्विच कर दिया है कि अगर कोई कंपनी किसी प्रॉपर्टी की मालिक है तो अगर वो कोई किराया वसूल कर रहे हैं और उस पर कोई खर्चा कर रहे हैं तो वो अब उन्होंने सिर्फ कंपनी की हद तक एफबीआर ने उसको लिमिटेड कर दिया है। बाकी ये के जो खर्चे होंगे वो उन्होंने उसको इनकम फ्रॉम जो रेंट है, जो प्रॉपर्टी है आपकी, उसके ऊपर उन्होंने इसको नॉर्मल इनकम से निकाल कर इसको फाइनल इसमें एक ऐसे समझे सेपरेट ब्लॉक में ले गए हैं कि इस पर जो आपकी इनकम है इस पे इतना परसेंटेज आप एक परसेंटेज दी हुई है वो टैक्स दें और आप अपनी जान छुड़वाएं। इससे पहले जब नॉर्मल इनकम में हुआ करते थे उस वक्त खर्चे भी लो होते थे और उस तरह। लेकिन अब हमने क्योंकि 2020 को देखना है टैक्स ईयर को और उसके बाद हमने आगे चलना है, तो हम इसके मुताबिक सिंपल जो बिल्कुल ही बहुत सिंपल है कि जी आपकी इनकम हो रही है और इनकम में क्या चीज़ है, दो चीज़ें आ मतलब एक चीज़ आ रही है कि जी आपकी इनकम है। इनकम कौन सी है? आप किराया ले रहे हैं। किराया ले रहे हैं तो उसको क्या करना है आपने, उसको ऊपर आपने टैक्स देना है। और फिर हमने सैलरी इनकम में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर वो सेल्फ हायर, अच्छा किराया कितना होना चाहिए पहले हम इसको देख लें। किराया उतना होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि एक जगह का किराया होना चाहिए 20,000 रुपये और जब मैं उसका किराया मैं कहूँ कि मैंने तो 10,000 रुपये लिया है और 10,000 के हिसाब से मैं कहूँ जी मैंने तो पूरे साल में 1,20,000 रुपये किराया लिया है, लेकिन नॉर्मली साथ वाली उसी सिमिलर बिल्डिंग का किराया 20,000 रुपये वो अपना किराए पर चढ़ी हुई है जगह। तो अब जो ऑफिसर है आपका एफबीआर का वो इस चीज़ को क्लेम नहीं करेगा। लॉ कहता है जी कि नहीं, आप ने जो किराया वसूल किया वो अहमियत नहीं रखता, बल्कि आपने फेयर मार्केट वैल्यू ये देखें जी, अगर तो लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू से कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू वहाँ पर जगह लेने जाते हैं और आपको मिलती है वो जगह 20,000 रुपये की, 10 मरले का मकान है, अगर वो 20,000 रुपये महीना पे भी अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब है कि जी कि अगर वो उस जगह की जो रेंटल वैल्यू है वो 20,000 रुपये पर मंथ है। अगर कोई 10,000 के ऊपर दे रहा है किराए पे वो अपनी मर्जी से दे रहा है, लेकिन जब वो टैक्स देगा तो वो 20,000 रुपये के ऊपर देगा, चाहे उसने वो उसका 50% ही पूरे साल में वसूल क्यों ना किया हो। लेकिन अगर उसकी 20,000 रुपये की रेंटल वैल्यू है और एक कंपनी आती है जैसे मोबाइल कंपनी है या टावर लगाने के लिए कोई कंपनी आती है और वो कहते हैं नहीं जी हम ये खाली नहीं करेंगे और हम इसको 5 साल 10 साल का एग्रीमेंट करते हैं और हम आपको किराया भी आम किराए से ज़्यादा देंगे। अब वो किराया देते हैं अगर 20,000 की जगह 25,000 रुपये महीना, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, वो अब वो टैक्स देगा 25,000 के ऊपर देगा। वो ये नहीं कहेगा जी कि मैं 20,000 के ऊपर टैक्स दूंगा। मीन्स के आपने जो वसूल किया अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा वसूल किया है तो टैक्स भी आप ज़्यादा में देंगे। और अगर आपने फेयर मार्केट वैल्यू से अगर आपने टैक्स कम वसूल किया है
तो फिर आप टैक्स अपनी जो इनकम बनाएंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक एजम्पशन है, एजम्पशन हमने सैलरी वाले केस में पढ़ी थे कि जी अगर एक आदमी आप जिसको अकोमोडेशन, एक एम्प्लॉई है और एम्प्लॉई को उसका बॉस जो है अकोमोडेशन देना चाहता है और वो कहता है कि ठीक है जी मैं आपको, एम्प्लॉयर उसका है वो कहता है जी ठीक है आप जाएं और 20,000 रुपये का मकान किराए पे आप ले लें। अब इधर क्या हुआ कि जी के उस आदमी का, उस एम्प्लॉई का अपना एक मकान था, उसने कहा ठीक है सर मुझे फिर आप ऐसे करें जब मेरे साथ एक रेंटल एग्रीमेंट कर लें, मेरा अपना मकान है, आप मैं ओनर बन जाता हूँ, आप उसका आप उसको किराए पे ले लें मुझसे। अब वो जो एम्प्लॉई है वो अपना मकान अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है किराए पे। अब उसका मकान चलना चाहिए था वहाँ पे, मतलब उस अगर वो नॉर्मल रूटीन में अगर वो मकान चढ़ता तो वो 30,000 रुपये के ऊपर चढ़ता, लेकिन उसने अपने बॉस को वो किराया मकान दिया 20,000 रुपये के ऊपर किराए पे महीने का। 10,000 रुपये उसने किराया कम ले रहा है एम्प्लाई, और उस एम्प्लाई का मकान, और वो उसका जो एम्प्लॉयर है उसी मकान में अपनी एम्प्लाई को उसने कहा कि ठीक है आप रहायश रखें और मेरी तरफ से एक किराया आपको 20,000 रुपये आप मुझसे लेते भी रहें, और रहायश और ये मकान हमारी तरफ से जब तक आप हमारे पास जॉब कर रहे हैं ये तस्वुर करेंगे जी आप हमारे हमारे दी हुई तरफ आप मकान पर रह रहे हैं। अब इसमें देखें दो सिचुएशन बन जाती हैं। एक सिचुएशन तो ये बन गई है जी के इम्प्लाई 20,000 रुपये महीना ले रहा है, जबकि उस जगह की कीमत होनी चाहिए उस पर किराया अगर वो नॉर्मल रूटीन में 30,000 रुपये होता। और दूसरी कंडीशन ये बन गई है कि जो इसका एम्प्लॉयर है वो भी उसके ऊपर किराया दे रहा है, और कितना किराया वो दे रहा है उतना ही वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट भी बनता जा रहा है। इसको हम एक एग्जांपल में समझ लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट हुआ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो जगह है वो है एम्प्लॉय की, ओनर जो है वो एम्प्लॉय है आपका, और फेयर मार्केट रेंट जो है रेंट उस जगह का वो है तकरीबन 30,000 रुपये। इधर उसने कहा कि ठीक है जी कि मैं जो किराया आपको एम्प्लॉय ने जो जगह दी है किराए पे वो उसने दी है ₹20,000 पे। अब एम्प्लॉय क्या कर रहा है कि जी के 20,000 रुपये ले रहा है, तो अब हम टैक्सेशन कर रहे हैं एम्प्लॉय की। एक तो वो सैलरी ले रहा है, अब उसकी हम सैलरी हिसाब लगाते हैं जी कि वो सैलरी ले रहा है 1,00,000 रुपये महीना। अब उस 1,00,000 रुपये महीने में 20,000 रुपये का देखें वो किराया, उसको ऊपर जो टैक्सेशन होनी है वो 20,000 रुपये का एक हाउस फ्री मकान भी ले रहा है, जो बेसिकली जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 30,000 रुपये। अब उसको 30,000 जहाँ जमा हो जाएगा सैलरी के ऊपर, वो 1,30,000 रुपये महीने का बेनिफिट ले रहा है। ठीक हो गया जी। आप इस बात को समझें कि वो जो बेनिफिट ले रहा है वो इस वक्त 1,30,000 का ले रहा है, क्योंकि वो जो जगह की कीमत है वो है 1,00,000, उसने 1,00,000 तो उसकी अपनी सैलरी है, और जगह जो है वो है 30,000 रुपये महीने के किराए पे, जो उसकी अगर वो मार्केट में चलेगी। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जी उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो रही है। इस सूरत में क्या होगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में, क्योंकि वो 20,000 रुपये एक्चुअल किराया ले रहा है तो वो 20,000 ही यहाँ पे लेगा, क्योंकि 10,000 का जो इफेक्ट है वो उसके सैलरी का हिस्सा बन चुका है। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका रूल है फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यू का, फेयर मार्केट जो रेंट है इसकी एक्सेप्शन दी हुई है कि इस सूरत में अप्लाई नहीं होगा। अदरवाइज आम सूरत में अगर वो इस सिनेरियो से हम बाहर बात करें, सिंपल बात करें जी कि किसी ने किराए पर जगह दी है और दूसरे बंदे ने किराए पर जगह ली है, तो उस सूरत में क्या होगा कि अगर उनमें मसलन वो मकान एम्प्लॉयर खुद दे रहा है, मसलन रेंट हाउस अरेंज बाई एम्प्लॉयर हिमसेल्फ,
उस सूरत में क्या होगा कि जो ओनर एम्प्लॉय नहीं है, फेयर मार्केट रेंट 30,000 रुपये है, एक्चुअल रेंट 20,000 रुपये दिया जा रहा है, तो सैलरी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ पे रे हो गया, ओनर होगा आपका अब, क्योंकि वहाँ पे ओनर भी एम्प्लॉय था। तो टैक्सेशन ऑफ ओनर, अब हम टैक्सेशन ऑफ ओनर की बात कर रहे हैं जी, कि ओनर के हाथ में क्या होगा। उधर क्या था कि उधर ओनर खुद एम्प्लॉय भी था जगह का, मतलब जगह का ओनर था, वो खुद भी एम्प्लॉय था। तो उस सूरत में इसको हमने रहा 20,000 रुपये हाईलाइट की, मतलब ये जो 20,000 रुपये था वो उसको हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो 30,000 रुपये की उसकी पर मंथ के हिसाब से इनकम बनाएंगे हम। ठीक है, रे बात आपने समझ ली है। उसके बाद ये आप एक्सरसाइज है, आप देख लें, सिंपल सी है। अच्छा, उसके बाद आगे ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। अब ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, बॉयज़ हैं उनको ज़्यादा इसका क्लियर होगा कि जब एक दुकान किराए पे चढ़ती है तो उसके साथ मालिक मकान जो मालिक होता है वो उसका जगह का वो पगड़ी मांगता है। वो कहता है ठीक है जी, कि मुझे जब ये आपने दुकान लेनी है तो मुझे आप 5 लाख रुपये, 10 लाख, 20 लाख रुपए मुझे पगड़ी दें। इसको हम उर्दू में पगड़ी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स। अब नॉन एडजस्टेबल अमाउंट्स का मतलब वही है कि मिसाल मैं रे मकान लेने गया हूँ, एक दुकान है रे, मैं दुकान लेने गया हूँ। ये सिनेरियो तो हमारा हो गया स्पेशल, इसको तो हमने साइड पे कर दिया, क्योंकि इसका जो सिनेरियो है ये तो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। अब हम इस सिनेरियो में आते हैं। एक सिंपल सिनेरियो है, इसमें उसने क्या कहा कि उसने कहा ठीक है जी, कि आप हाउस में अरेंज करके दे रहा हूँ आपको, और आप इस हाउस को, मतलब इसमें हाउस अरेंज करके नहीं दिया एम्प्लॉयर ने, बल्कि एम्प्लॉयर समझ लें, चाहे वो ओनर है उस जगह का, कोई भी ओनर है। मतलब इसमें से हम सैलरी वाला हिस्सा ख़त्म करते हैं। मसलन हम एग्रीमेंट बिटवीन 2% है, बिटवीन 2% अबाउट रेंट। एक ओनर है और एक इसका टेनेंट है। यहाँ पे हम टैक्सेशन जो कर रहे हैं वो ओनर की कर रहे हैं, क्योंकि इनकम जो हो रही है वो ओनर की होती है, टेनेंट की नहीं होती। तो हम इधर बेसिकली टैक्सेशन ऑफ करेंगे, वो करेंगे हम ओनर की, टैक्सेशन ऑफ ओनर। और इधर भी टैक्सेशन ऑफ एम्प्लॉय था, ओब्लिक रे भी ओनर भी है। तो यहाँ पे हम दोनों तरह की टैक्सेशन कर रहे हैं, और इधर हम सिर्फ हम कह रहे हैं कि जी कि हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि जी एक आदमी ने मकान किराए पे दिया हुआ है, उसको वो किराया 30,000 रुपये पर चलना चाहिए था, लेकिन उसने दिया 20,000 रुपये। साथ उसने कहा जी कि नहीं, मुझे साथ में नॉन एडजस्टेबल अमाउंट 5 लाख रुपये भी दो। नहीं, उसने कहा जी कि जी आपको मैं, जब आप सोने जगह छोड़ दोगे मेरी, तो उस वक्त आप मुझसे 2 महीने पहले आपने बताना है, तो मैं उस वक्त आपको ये पैसे आपके वापस कर दूंगा। अब वो 2 साल किराएदार रहता है वहाँ पे, 3 साल किराएदार रहता है, 4 साल रहता है, अरे पैसे अब एज ए पगड़ी उसके पास हैं, मालिक के पास है। तो ला कहता है जी कि ठीक है जी, इसका 10वां हिस्सा आपने हर साल इनकम बनाते जाना है। अब इनकम कैसे बनेगी? इनकम ऐसे बनेगी कि जी, कि इधर उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 30,000 रुपये आ गई, किराया उसने चाहे 20,000 रुपये भी ले रहा हो, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू 30,000 तो 30,000 ही आएगी। और उसने कहा जी कि 1/10 जो है इसका ऑफ नॉन एडजस्टेबल अमाउंट, वो भी आपने हर साल इनकम बना लेना है। अब इसका जो 1/10 ये बन जाएगा 50,000 रुपये, और जो इनकम बनेगी वो बनेगी फिर एनुअल बनेगी। अगर हम एनुअल की बात करेंगे तो जो 30,000 महीने का है, तो 30,000 रुपये 12 कर देंगे।
ये अब आपकी ये बेसिकली आपकी 4,10,000 रुपये एनुअल इनकम बन गई है। ठीक है जी, बड़ा आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को बड़े आराम से आपने क्या किया कि 30,000 रुपये का महीने को लेकर आपने उसका साल की इनकम निकाली, साल का जो किराया वसूल किया वो निकाला है, और प्लस आपने इस रकम का जो नॉन एडजस्टेबल अमाउंट है उसको पकड़ के आपने 5 लाख का 10वां हिस्सा हर साल 10 साल तक आपने इनकम बनाते रहना है। ठीक है जी, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ भी उसने ये लिखा हुआ है कि 10वां हिस्सा जो होगा वो एडजस्ट होगा। अब दूसरी सूरत ये भी है कि जी कि अगर उसने कहा कि ये जो मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो रे हम किराए में से जो एक साल का बनता है 3,07,000, तो रे एडजस्ट होगा। तो उस सूरत में जब अगर ये एडजस्टेबल है, इन केस ऑफ ₹5 लाख इज एडजस्टेबल, देन नो ट्रीटमेंट, मतलब इसको फिर हमने इसको इनकम नहीं बनाना। ठीक हो गया जी, तो इसको समझ लें आप। अच्छा, फिर उसके बाद रहे कि जी कि अगर वो जो एडवांस है वो अगर वापस होता है 10 साल के अंदर, देन वापस 10 साल ख़त्म होने से पहले, अगर 10 साल, अगर एक 5 लाख रुपए लिया था और 10 साल ख़त्म होने से पहले उसने जगह छोड़ दी और पैसे वापस ले लिए, तो फिर जो जिस साल को वो क्या कहते हैं कि उसने जगह खाली की है, उस साल कोई भी सच एडवांस आर नॉट बी इंक्लूडेड इन द इनकम फ्रॉम द टैक्स ईयर इन विच इट इज रिफंडेड और देयर आफ्टर, तो उसके बाद वो फिर हम प्लस नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर कि जी रही जगह हमारे पास है, वो आदमी 5 साल के लिए उसने हमें 10 साल के लिए दी थी, मेरे 5 लाख रुपए, और 50,000 रुपये हम एडवांस जमा करते जा रहे हैं। 3 साल बाद उसने कहा जी मेरे पैसे वापस करें 5 लाख रुपए। अब क्योंकि ये पैसा इसके इस्तेमाल में रहा है ऑनर के, तो इसलिए वो 50,000 रुपये के हिसाब से हम उसको इनकम बनाते रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ऑनर की इनकम नहीं है, क्योंकि तीसरे साल या चौथे साल तो उसने उसको वापस कर दिए हैं। जब उसने वापस कर दिए हैं, जिस साल उसने वापस किए हैं, तो फिर उस साल अगर वो 30 जून से पहले पहले वापस करती हैं, चाहे वो 2 दिन पहले वापस किए हैं, चाहे हफ्ता पहले वापस किए हैं, या साल के जुलाई साल के शुरू में वापस कर दिए हैं, उस साल ये 50,000 रुपये उसकी इनकम का हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर आगे है कि ये आप पोर्शन छोड़ दें, ये 2019-20 और AOP इनकम इस तरह का है। सब ये आपने याद रखना है जी कि जो इंक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है वो आपकी सेपरेट ब्लॉक में जाएगी, तो नॉर्मल इनकम में नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने नॉर्मल इनकम में लेके जाना चाहते हैं और अगर आपका किराया 40 लाख से ज़्यादा है साल का, तो फिर एक ऑप्शन है कि आप इसको नॉर्मल इनकम में, अगर आप इंडिविजुअल हैं, लाइक फर्म में, कंपनी की सूरत में नहीं, इंडिविजुअल और फर्म की सूरत में आप इसको नॉर्मल इनकम में ले जाकर फिर अपने जो खर्चे हुए हैं आपके आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस हुआ है, आपने किराया कलेक्शन करने के लिए कोई एम्प्लॉई रखा हुआ है, उसके लिए कोई रिक्शे का किराया रहा, कोई कोई फ्यूलिंग की है रहा, कोई गाड़ी लेके गया है वो उसका किराए हैं, आपको खर्चे हैं, तो फिर वो आप खर्चे भी आपको अलाउ हो जाएंगे। लेकिन वो 40 लाख से ऊपर किराया सालाना किराया होने की सूरत में है। और फिर एक अहम बात रही है कि एक आदमी वो जगह खाली करके चला गया, 5 लाख रुपये उसने दिया था नॉन एडजस्टेबल, 4 साल बाद उसने वो जगह खाली कर दी, अब उसको हमने 5 लाख वापस कर दिया। अब अगला किराएदार आता है, वो उससे वो हम लेते हैं 6 लाख रुपए। तो 6 लाख की सूरत में क्या होगा कि फिर जो अब होता क्या है कि जी जितनी पगड़ी की उस जगह की पगड़ी है ना, इसको सिंपल अल्फाज में आप समझ लें कि उतनी ही जगह को उसने अपनी इनकम का 10 सालों में हिस्सा बनाना है। इट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ अनएडजस्टेबल रेंट रिसीव्ड इन एडवांस
ड्यूरिंग 10 years। मीन्स कि अगर आपकी उस जगह की पगड़ी की कीमत है 5 लाख रुपए, तो 10 सालों तक आपने 5 लाख तक ही इसको इनकम बनाना है, फिर उसके बाद कुछ नहीं इनकम का हिस्सा बनेगा। लेकिन 4 साल बाद वो आदमी जगह छोड़ गया, अपना 5 लाख ले गया, जो नया किराएदार आया है, न्यू टेनेंट जो आया है, उसने आफ्टर 4 years उसने दे दिया 6 लाख रुपए, जगह की पकड़ी की कीमत बढ़ गई है। तो उस सूरत में क्या होगा कि 4 साल का तो जो हमने 1/10 है ऑफ 10 ईयर, 4 years, ये बनता है 2 लाख रुपए। वसूल हमने कितना किया है? वसूल हमने किया है 6 लाख रुपए। तो बेसिकली दो, अब हमने 10 सालों में 6 लाख रुपए कटवाना था। अब हमने इसका मतलब ये नहीं कि जी नए सिरे से हम 6 लाख रुपए पे जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 2 लाख तो हमारा चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि जी फिर हम क्या करेंगे कि इसको हम कर देंगे आपस में माइनस। तो अब हम इस रिमेनिंग जो 4 लाख रुपए है, इसको फिर हम बाकी जो हमारे पास साल हैं उस पे हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, ताकि ये जो है 4 लाख है, ये अब अगले बकाया 4 लाख को ही हमने बकाया पीरियड में अपनी इनकम बनाकर पगड़ी के इसके पगड़ी के बराबर कर लेना है। ठीक हो गया है कि हमने जितनी उसकी पगड़ी के अमाउंट जो उसने हाथ में लेकर रखी हुई है, उस हद तक हमने उसको इनकम बना देना है। और जिस साल अगर वो मसलन अगर 12वें साल, 13वें साल, 15वें साल वो जगह मालिक अपने इस्तेमाल में खुद ले आता है, कहता है जी मैंने आगे नहीं इसको किराए पे देनी, अब उसने 6 लाख रुपए वापस कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 6 लाख को अपना क्या कहते हैं इस पर टैक्स दिया हुआ उसने, लेकिन क्योंकि उसने इतना अर्सा इसको इस्तेमाल में रखा है पैसे अपने, तो उस साल जब उसने पैसे वापस किए हैं उसको कोई इसका रिलीफ नहीं मिलेगा। ये अब आपका ये वाला भी कि इक्वल इन 10 tax years commencing from the tax year in which advance is received from the succeeding tenant। और फिर ये हमने उसने विद होल्डिंग का रेट दिया हुआ है कि अगर जो आपका ओनर है वो विद होल्डिंग एजेंट है इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उस सूरत में वो खुद रेंट जमा कराएगा या फिर विद होल्डिंग करके जमा करा देगा। और किस रेट से जमा कराएगा? वो इस रेट से जमा कराएगा जी कि अगर 2 लाख तक किराया चलाना तो कोई किराया नहीं है, और 2 लाख से ऊपर अगर किराया है और 6 लाख से कम है तो फिर 5% एक्सीडिंग 2 लाख रुपए। और फिर अगर 6 लाख से 10 लाख के दरमियान किराया बनता है साल का, तो फिर हम क्या करेंगे कि 6 लाख तक किराया आपका 5% बनता है 20,000 रुपये, इसके ऊपर प्लस 10% कर देंगे हम 6 और 10 लाख के दरमियान में, और इस तरह सो ऑन। ये इसका रहा तक 80 लाख तक अगर किराया, 80 लाख तक आपका किराया बनता है 17,10,000 रुपये, और 80 लाख इनकम अगर आपको सालाना किराया आ रहा है तो 17,10,000 आपका टैक्स होगा। और अगर 80 लाख से जो ऊपर होगा उसका हम 35% फिर किराए का हिस्सा बनाएंगे। ये हमने आप शुरू में जो टैक्सेशन के जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें बताया भरा था कि जी कि कैसे कैसे इनकम भरेगी आपकी, टैक्स की प्रोग्रेस जो रेट है वो हायर होता जाएगा। तो ये वो बेसिकली वही कंसेप्ट है, ये इसकी एक्सरसाइज है। और इसमें भी रही सवाल के जी कि अगर एक आदमी किराए पर 1.5 लाख रुपए महीने पर जगह है, तो उसने 18 लाख रुपए हो गया, 5 लाख रुपए उसने अनएडजस्टेबल रेंट लिया हुआ है, एक अमाउंट ली हुई है, तो इसका 10वां हिस्सा उसने हर महीने इनकम बना दिया। और इसी तरह 2020 में वो दोबारा किराए पे चढ़ गई जगह, तो उसने क्या किया कि किराया 1.5 लाख रुपए ही है, लेकिन जो उसने पगड़ी ली है वो 5 लाख की जगह 6 लाख ली है। अब उसने कहा जी कि 2 साल तो वो पहले 50,000 के हिसाब से 1 लाख रुपए तो वो टैक्स जमा इस पर टैक्स जमा करा चुका है, इस इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनता था उसने जमा करा दिया था। तो अब उसने कहा जी कि अब क्योंकि
6 लाख रुपए पकड़ी लिया तो लाख कम हो गए, तो फिर अब हम पकड़ी जो रह जाएगी वो 5 लाख रह जाएगी, और फिर हम 5 लाख रुपए को इक्वली अगले 10 साल के लिए हम तकसीम करके 10 पे फिर हम उसको रेंट देना शुरू, मतलब उसका हम इनकम का हिस्सा बनाना शुरू कर देंगे। ये एग्जाम्पल है, आप देख लें, आसान सी है। और फिर ये आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो सिंपल सिंपल सा है। इसमें हमने कुछ वैसे इनकम फ्रॉम, इसमें कंपनी का थोड़ा सा इसमें तरीक़ेकार मुख्तलिफ है कि अगर कंपनी को किराया आ रहा है, अपनी जगह उसने किराए पे दी हुई है, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, उसको आप छोड़ दें। बाकी रहे आपके सामने, अब इसकी मिसाल एग्जांपल्स हैं वो आपने करनी है, और बाकी इंशाल्लाह फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस हम नेक्स्ट चैप्टर में, टॉपिक में इसको करेंगे। शुक्रिया जी।